अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर, आज की ये वीडियो जो है हमारी ग्रुप थ्योरी के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड वीडियो है। जब आप जाते हैं कहीं ऑब्जेक्टिव या एज़ वेल एज़ आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं और ख़ास करके आप एक अगर टीचर हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको क्लियर आना ज़रूरी होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब हम जो हमारा लेक्चर है उसमें हमेशा ये ख़ास बात होती है कि एक लेक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर करवाया जाता है और एक अच्छी मतलब आपकी थोड़ी टाइम के अंदर अच्छी तैयारी हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने कैसे पढ़ना है आज के लेक्चर में। और आपने अगर आज का लेक्चर देखना है तो इससे प्रीवियस अगर आपने ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नहीं देखा है मेरा तो उसको लाजमी देख लें। मेरे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे लेकिन वो एक ही लेक्चर है जो मैंने ख़ास करके इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है जो कि स्टूडेंट्स को तमाम पॉइंट्स क्लियर करवाए जाएँ। अब आप ये याद रखिएगा कि जो आपका टेस्ट होता है तो उसके अंदर जो एग्ज़ाम में ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि इन तमाम पॉइंट्स को बारीकी से समझें। और मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आप तक ये बात कन्वे करूँगा। दूसरे नंबर पे ये कि आप लोगों से हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो स्टूडेंट से यही हम उम्मीद लगाए रखते हैं कि वो लोग इसको जब देखते हैं तो ज़रूर उसको लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं या फिर एज़ वेल एज़ जो है कम से कम अपने टीचर का को वो जो है ज़रूर कमेंट करके उसे बताते ज़रूर हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब हम वर्क कर रहे होते हैं ख़ास करके यूट्यूब के ऊपर तो नॉट इट्स मीन के वी आर यूट्यूबर्स हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि कोई मुझे कहे कि ही इज़ अ यूट्यूबर। मैं एक टीचर हूँ और मैं जो है जब किसी को पढ़ाता हूँ तो इस नीयत से पढ़ा रहा होता हूँ कि मुझे उससे कोई अजर मिलेगा और ज़रूर मुझे लगता है कि आप लोग भी कल दूसरों के लिए फ़ायदे का बायस बनेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट्स आपने पढ़ना कैसे है। आज हम दो चीज़ों पे बात करेंगे, सब ग्रुप के ऊपर बात करेंगे और साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। और सब ग्रुप के रेलिवेटिव जो थ्योरम्स और जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे और साइक्लिक ग्रुप पे भी करेंगे। और इसके साथ साथ हम जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो वीडियोस देखी है उसके अंदर कुछ आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैं उस तरह के कुछ क्वेश्चन बता के आपको खुद ही आपको आंसर करने के काबिल बनाने की भी कोशिश करूँगा। इसका मतलब है आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 तरह के पॉइंट्स क्लियर करेंगे। नंबर 1, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में किसी स्टूडेंट ने मुझे ये भी कहा है कि सर एक कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ तो वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, आपका वो पॉइंट्स भी मैं क्लियर करवाऊँगा। तो आप लोगों ने करना ये है कि तरतीब से पेन लेके इसको वीडियो को कम्प्लीटली देखें शुरू से आखिर तक। ये थोड़ी सी टाइम की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप जो कॉलेज या स्कूल या कहीं एकेडमी में जाके 2-2, 3-3 घंटे का लेक्चर या पूरा आप अपने एक साल लगा देते हैं एक बार के ऊपर तो उससे फास्ट लर्निंग होती है यहाँ पे। तो थोड़ा सा अपने आप को भी उसके लिए प्रिपेयर करें ताकि ये हो कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके निकल सकें। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात ये कि हमें समझना ये है कि ग्रुप क्या होता है। तो इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं लेकिन अब सवाल है कि सब ग्रुप क्या होता है। तो स्टूडेंट सब ग्रुप ये होता है कि चूँकि ग्रुप वो होता है कि एक सेट दिया हो तो हम कहते हैं वो सेट ग्रुप होता है अगर उसके अंदर कोई चार मीन के स्पेसिफिक 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो अगर सेटिस्फाई कर जाए तो उस सेट को ग्रुप कहा जाता है। तो ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि बेसिकली ग्रुप जो है वो एक सेट को कहा जाता है जिस सेट के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। हर सेट को ग्रुप नहीं कहा जाता। यानी ये जितना आप पढ़ा करते हैं, फील्ड पढ़ा करते हैं, रिंग पढ़ा करते हैं, जिस तरह आप पढ़ते हैं टोपोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, मैट्रिक्स बेस पढ़ते हैं, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो होता है वो सेट के साथ होता है और इसको बिल्ट सेट से पे किया जाता है। मैं चूँकि इसके ऊपर जो है वीडियो किसी और टॉपिक पे मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, लेकिन आज हम ये देखना चाहते हैं कि मतलब ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से इन पॉइंट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सब ग्रुप होता क्या है। तो हमने कहा कि जी ग्रुप वो होता है जो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। तो अब सब ग्रुप क्या होता है कि एक ऐसा सेट जो ग्रुप हो उसी सेट का हम सब सेट लेते हैं, उस सेट का सब सेट लेते हैं, जो सब सेट लेते हैं उसके ऊपर भी वही चारों प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं। अगर लग जाएं तो हम कहते हैं कि ये सब ग्रुप है। तो आप होप सो समझ गए होंगे कि यानी कि आपको पता है कि एक सेट दिया हो तो हमें पूछा जाए क्या ये सेट ग्रुप है तो हम उसके ऊपर 4 प्रॉपर्टीज़ लगा के चेक करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर रही हूँ तो हम लोग कह देते हैं कि ये ग्रुप है। लेकिन अगर हमें कोई पूछे कि क्या ये सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का मतलब ये नहीं होता आपको कोई एक सेट दे के कहेगा कि ये सब ग्रुप है, ऐसा नहीं होता। वो सब ग्रुप तब कहा जाता है कि जब आपको
एक ग्रुप भी दिया होता है, साथ में एक सबसेट दिया होता है, और कहा जाता है क्या ये सबसेट जो है ग्रुप है। अब आपको एक बात ख़ास याद रखनी है कि जो ग्रुप जो होगा, जो ग्रुप दिया होगा, वो अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप होता है, यानी सब ग्रुप मीन जो सबसेट होता है, उसके अंदर भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही उसको चेक किया जाता है। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि सब ग्रुप क्या होता है। बेसिकली सब ग्रुप जो होता है वो ग्रुप का एक सबसेट लेते हैं, उस सबसेट को सब ग्रुप कभी भी नहीं कहते, पहले उसके ऊपर वो चारों प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर जाएँ तो हम कहते हैं कि ये सब ग्रुप है। लेकिन अब वो जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसके लिए एक हमारे पास थ्योरम है जो किसी बंदे ने बाद में उसको कैलकुलेट करके हमें बताया कि आप जो है ना किसी सब ग्रुप शो करने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी शो कर दो तो फिर भी वो सब ग्रुप हो जाता है, मतलब वो बाकी प्रॉपर्टी खुद ही सेटिस्फाई कर लेता है। तो हमें पता चला वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो ये प्रॉपर्टी है कि मैं आपको ये बता दूं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे सब ग्रुप शो करने के लिए ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो दूसरा पॉइंट है मैं इसको क्लियर भी करवा देता हूँ आपको कैसे। तो अब मैं चूँकि इसके ऊपर ये पॉइंट भी लिखा हुआ है ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मुझे कोई एक ग्रुप दिया, जी कोई सेट दिया हो। अब ये जो जी सेट है जैसे उसमें लिखा हुआ है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये एक सेट है। ये क्या है? एक सेट है। मुझे कहा जाता है कि क्या ये सेट ग्रुप है, तो मैं क्या करूँगा कि इस सेट, ये जो सेट दिया हुआ है इस सेट के ऊपर चार प्रॉपर्टीज़ लगाऊंगा, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो मैं कहूँगा कि ये ग्रुप है। तो पहली बात तो आपको पता है कि ठीक है जी ये ग्रुप है। अब मुझे कहा जाता है कि H जो है वो इसी में से हमने लिया 1 -1। अब हमें कहा गया है कि जो H है वो सब सेट है G का, और G ग्रुप है, जी ग्रुप है। अच्छा याद रखिएगा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया करते हैं हमेशा देखेंगे आप तो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ग्रुप आपको पहले से दिया होता है। बेसिकली ग्रुप दिया होता है, कोई भी बहुत कम चांस होते हैं कि आपको पूछा जाए कि क्या ये जो सेट है ये ग्रुप है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए भी तो वो सेकंड्स में देख के पता चल जाता है कि ग्रुप है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन बाद दफ़ा ये होता है, आज मैं उनके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस भी करूँगा, तो अगर कोई रह गया तो शायद मैं उससे अगली वीडियो में डिस्कस करूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जो सबसेट दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे H क्या है, एक सबसेट है, किसका है? ये G का सबसेट है H। तो अब ये H जो है वो सब सेट है, लेकिन क्या ये सब ग्रुप है? तो अब हमने इसे चारों प्रॉपर्टीज़ लगानी है। अब हमने कहा कि चारों, यानी कि पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है, फिर एसोसिएटिव करनी है, फिर आइडेंटिटी चेक करनी है, और फिर जो है इसका इन्वर्स निकालना है। ये चारों करते हुए टाइम लगेगा, तो बेटर है कि ये वाला तरीका लगा लें। कौन सा तरीका? ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू H अगर आ जाए तो ये तरीका कैसे लगाया जाता है? आप कोई दो एलिमेंट, इसमें हैं ही दो एलिमेंट, दो ही एलिमेंट हैं, वो लें, आपने ले लिए, जैसे 1 और -1 ले लिया। किससे लिया? H से ले लिया, यानी कि उस सेट में से कोई दो एलिमेंट ले लें, ले लिया आपने। इसमें हैं ही दो से ज़्यादा होते तो कोई दो ले लेते। अब आप क्या करते, तो फिर आप ये क्राइटेरिया लगाएं, क्या करें? 1 मीन ए की जगह ए ही लिखें, लेकिन जो बी है जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यानी कि आप मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं ये करूँगा कि 1 यहाँ पे मैं -1 से नहीं मल्टीप्लाई करूँगा, मैं -1 के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मुझे पता है कि -1 का जो इन्वर्स है वो -1 ही है। आपको पता होगा इस बात का कि जैसे -1 का इन्वर्स क्या है? -1 ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपको कैली टेबल से इस बात का पता होगा कि यहाँ पे मेरे पास डॉट पड़ा हो, 1 -1 हो, 1 -1 हो, तो 1 × 1 इसको -1, और यहाँ पे -1 और 1। तो चूँकि आपसे को पूछता है कि -1 का इन्वर्स क्या है, तो आप कहते हैं -1 का इन्वर्स -1 है, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आंसर आया है, यानी आइडेंटिटी आई है। तो इट्स मीन के -1 इन्वर्स है। तो आप क्या करें, तो इसका मतलब है -1 यहाँ पे नहीं रखना था हमने, लेकिन इन्वर्स आया ही -1 है। तो मतलब ये है कि आपने जो ए बी लिया होता है H में से, आपने जब उनको मल्टीप्लाई, उनके ऊपर कोई रूल अप्लाई करना है, ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई ही हो, वो कोई और ऑपरेशन भी हो सकता है। तो आपने क्या किया? ए बी का इन्वर्स बिलोंग टू H। अब ए बी का इन्वर्स मतलब कि यहाँ पे बी का इन्वर्स मतलब
आप ये समझ लें कि ये जो b है उसकी जगह उसका इन्वर्स है। अच्छा रख लिया, अब उसका इन्वर्स रख लिया, देखा तो जवाब क्या निकला -1। अब ये -1 चूँकि h से बिलोंग कर रहा है, चूँकि h के अंदर ये मौजूद है, सो हमें डायरेक्ट ही पता चल गया कि h जो है वो g का सब ग्रुप है, h जो है वो g का सब ग्रुप है। अब मैं इसी एग्जांपल को एक और तरीके से करके दिखाता हूँ मैं आपको। अब स्टूडेंट बहुत घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना के आपसे पूछे जाते हैं सब ग्रुप के लिहाज से। याद रखिएगा कि आपको सब ग्रुप का पता कैसे चलता है, कि मतलब आपको कोई ना सेट दे दिया जाए, कहा जाए फाइंड ऑल पॉसिबल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फाइंड ऑल पॉसिबल सब ग्रुप ऑफ जी, तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये कहोगे कि यार कैसे ढूंढूं मैं, बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि इसके पॉसिबल सब ग्रुप, यानी कि जो सेट आपको दिया होगा उसको देखेंगे कि उसके पावर सेट कितने बन रहे हैं। क्या करेंगे? उसके पावर सेट कितने बन रहे हैं। आपको पता है कि जी का कि अगर पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद देखें तो वो बनेगी 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्योंकि आपको पता है कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, वो फार्मूला है 2 की पावर n। n मीन कि जो सेट दिया होता है उतनी पावर, मतलब जैसे को पूछे कि इसके अगर ऑल पॉसिबल सब सेट बनाए जाएँ कितने बनेंगे, हम कहेंगे 2 की पावर 4, चूँकि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो इसका मतलब है इसके अगर हम पावर सेट बनाएं तो 16 आते हैं। अब एक बात समझिएगा, 16 कैसे, पहला बना करता है एम्प्टी, दूसरा 1, फिर तीसरा जो है वो -1 और अप टू सो ऑन, लास्ट वाला जो है ना वो यही बनेगा। मैं पूरे 16 नहीं बना रहा क्योंकि मेरा टाइम लग जाएगा एक एग्जाम्पल के ऊपर। तो मसलन ये कि आपको ये समझ आ गई कि इस तरह के 16 कितने 16 इसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। अच्छा अब इनमें से एक होगा एम्प्टी और एक ये होगा बताते खुद, तो मतलब खुद ही आएगा पूरा का पूरा और बाकी सारे डिफरेंट होंगे। अब उनमें इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो पॉसिबल सबसेट हैं वो 16 बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सब ग्रुप होंगे उनकी तादाद 16 से कम ही होगी, सब ग्रुप की तादाद 16 से कम ही होगी। लेकिन एक बात की समझ लगी कि एक जो सेट दिया होता है उसके सब ग्रुप की तादाद का हम पता लगा सकते हैं, एक्यूरेट तो नहीं लेकिन कम से कम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी तादाद से कम है। मतलब अगर एक सेट दिया हो उसके अंदर एक ग्रुप दिया हो, एलिमेंट्स ही टोटल 2 हों, तो कोई पूछता है इसके पॉसिबल सब ग्रुप कितने हो सकते हैं, तो आप कहते हैं कि 2 की पावर 2 = 4। तो इट मीन के 4 या 4 से कम ही बनेंगे, 4 या 4 से कम ही बनेंगे। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता एक्यूरेट कितने बनेंगे। ठीक है, वो पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि आपको कैसे पता चल जाता है। ठीक है, तो वो और आपसे वैसे ही सवाल पूछे जाएंगे जैसे मैंने आपको गाइड किया होगा, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए होंगे कि इस तरीके से आप पता लगाते हैं। तो इट्स मीन के सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन बनता है हमसे वो यही बनता है कि एक ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद टोटल 3 है, बताओ कि इसके पॉसिबल सब ग्रुप कितने बन सकते हैं। तो ऑप्शन दिया हो <2, <3, <4, <5 या <= ये, तो आपको समझो कि 2 पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 से कम ही बनेंगे, या 8 होंगे या 8 से कम बनेंगे। अब सवाल पैदा होता है, याद रखिएगा कोई भी ग्रुप दिया हो तो उसके 2 सब ग्रुप लाजमी होते ही होते हैं। कोई भी ग्रुप दिया हो उसके 2 सब ग्रुप हमेशा होते ही होते हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी अगर आपको ग्रुप दिया हो तो कोई पूछे उसके सब ग्रुप कितने हैं, तो मिनिमम 2 होते हैं। अच्छा वो 2 कौन से होते हैं? एक वो खुद मतलब दोबारा से लिख के, और दूसरे नंबर पे जो एम्प्टी होता है, सॉरी एम्प्टी नहीं इसमें लिया जाता, जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी अकेली भी एक ग्रुप बना रही होती है। तो उनको हम क्या कहते होते हैं कि उनको हम कहते हैं ट्रिवियल। क्या कहते हैं? उनको हम ट्रिवियल कहते हैं। लेकिन क्या मतलब जो खाली आइडेंटिटी ले ले तो वो पूरा एक ग्रुप होती है, और उसके साथ साथ जो उस सेट को वापस ले लें तो वो भी एक, तो इसको कहते हैं ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब है, जैसे मैं आपको याद रखने की नीयत से ये बात बताना चाहूँगा कि देखें जैसे आप क्या करते हैं, 2 चीज़ें तो हमेशा ट्रैवल करती हैं, एक से दूसरे तक जा रही होती हैं। तो ट्रिवियल और यानी कि मूव करके एक जगह से, यानी मैं गाड़ी पे बैठा हूँ, मैंने ट्रैवल किया, यहाँ से वहाँ चला गया, मतलब ये कि ये जो 2 होते हैं ये हमेशा ट्रैवल करते ही है, तो इनको हमने कह दिया ट्रिवियल। उसके अलावा जितने भी सब ग्रुप बनते हैं उनको हम नॉन ट्रिवियल कहते हैं। ये पॉइंट्स आपको क्लियर आना चाहिए, ये कि यानी कि सब ग्रुप क्या होता है। पहला सवाल तो आपने कहा कि एक ग्रुप दिया होता है, उस ग्रुप का सब सेट जितने भी ले उसके जो सब सेट होते हैं उनमें से कुछ सब ग्रुप होते हैं और कुछ नहीं होते। सब ग्रुप वो होते हैं जो या तो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवा ले या शॉर्टकट में ये रूल उनके ऊपर अप्लाई कर ले। फिर
क्या एग्ज़ाम में ऐसे कह दिया जाता है एकदम से, कोई बहुत आसान सा सवाल दिया होता है, सेकंड्स में सॉल्व होने वाला दिया होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ट्रिवियल कौन से होते हैं, तो आप कहते हैं एक जो आइडेंटिटी एलिमेंट ले ले ग्रुप की और एक ग्रुप को खुद ही पूरा ले लें, तो ये दो तो हमेशा सब ग्रुप होते ही होते हैं, इनको ट्रिवियल सब ग्रुप कहते हैं। और नॉन ट्रिवियल उसके अलावा जो भी होते हैं उसे नॉन ट्रिवियल कहते हैं। उसके बाद है ये थ्योरम हमें ये बताता है, तीसरे नंबर वाला पॉइंट, कि यार कि आपके पास सब ग्रुप दिए हुए हों, अब आपके पास 10 सब ग्रुप सपोज दिए हुए हैं, अब आपसे को कहता है क्या इन सब ग्रुप का इंटरसेक्शन लें, तो क्या दोबारा से सब ग्रुप आएगा, तो यस। याद रखिएगा कि जितने मर्जी आपको सब ग्रुप दिए हुए हों, इनफाइनाइट भी हों, जितने मर्जी हों आपको सब ग्रुप दिए हुए हों, आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे, आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जाके क्या बनते हैं, फिर भी सब ग्रुप ही बनते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपसे ये कहा जाता है कि लेट जी कोई ग्रुप है। अच्छा, ग्रुप जो है दो तरह का हो सकता है, एक होता है फाइनाइट ग्रुप और एक होता है इनफाइनाइट ग्रुप। याद रखिएगा, जो फाइनाइट ग्रुप होता है उसका कोई ना कोई आर्डर होता है, फाइनाइट ग्रुप का कोई ना कोई आर्डर होता है, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप का आर्डर नहीं भी होता, नहीं होता बल्कि, क्योंकि आपको क्या पता आर्डर मतलब ये कि जैसे कितनी बार उसे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी देगा। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, इंटीजर्स जो हैं मैंने आपको बताया था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या हैं, ग्रुप हैं। और इसी तरीके से रियल नंबर की हम एग्जांपल लें तो वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हैं ज़ीरो को छोड़ के, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप हैं इंक्लूड ज़ीरो, ज़ीरो को भी शामिल करके। अब मैं एग्जांपल दूं कि रियल नंबर जो हैं उनका आर्डर कितना है, रियल नंबर का जो सेट है वो एक ग्रुप तो है लेकिन उसका आर्डर कितना है। आर्डर मीन कि जैसे रियल नंबर में कोई नंबर लें तो उसकी कितनी दफ़ा उसको अपने साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मीन 1 देगा। तो आपको पता है कि जैसे मैंने रियल नंबर का कोई भी नंबर ले लूँ, उसे मैं आपस में मल्टीप्लाई करता रहूँ, जितनी दफ़ा मर्ज़ी करूँ वो मुझे 1 नहीं दे रहा। तो दैट्स मीन कि मुझे जो है ना रियल नंबर जो है एक इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट का जो कि एक ग्रुप तो है, इनफाइनाइट सेट है, एक ग्रुप भी है, लेकिन इसका आर्डर मुझे नहीं पता। लेकिन अगर फाइनाइट होगा तो मस्ट भी मुझे आर्डर उसका पता होगा। ओके, तो इसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आपको ये बात याद रखनी है कि इसको कहते थे एनी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज़ अ सब ग्रुप, यानी कि जितने मर्जी हों तो उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप का सब ग्रुप ही आता है। लेकिन जो यूनियन होता है, कोई कहे कि 2 सब ग्रुप का यूनियन क्या ग्रुप सब ग्रुप होता है, तो आपका आंसर है नहीं। कहीं गलती से हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसका जवाब नो ही है। यानी कि तो इसका मतलब है 2 सब ग्रुप का यूनियन अगर सब ग्रुप नहीं है तो 3 का यूनियन क्या होगा, फिर भी सब ग्रुप नहीं होगा। तो दैट्स मीन कि सिंपली हमारा ये हुआ कि इंटरसेक्शन जितने मर्जी सब ग्रुप का लो, जो जवाब आएगा वो भी सब ग्रुप होगा, लेकिन यूनियन लोगे तो वो सब ग्रुप नहीं होगा। कभी गलती से किसी एक एग्जाम्पल में आ गया तो वो बाई चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। ओप्सो के ये थ्योरम आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये पॉइंट आपको क्लियर हो कि अगर AH A इन्वर्स, याद रखिएगा यहाँ पे A क्या चीज़ है, H क्या है, A इन्वर्स क्या है, ये चीज़ समझिएगा। यहाँ पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मुझे कोई G ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप के अंदर H जो है इसका सबसेट है, सपोज़ कि इसमें 1 और -1 है। अब इसमें स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि 1 - 1 में जो इसका सबसेट है, आपने एक एलिमेंट लेना है A। अब A एलिमेंट कहाँ से लेना है, आपने G से। अब याद रखिएगा A एलिमेंट G से लेना है, G मीन कि यहाँ से कोई भी ले लें। अब सवाल पैदा होता है कि अगर 1 ले लें वो तो यहाँ भी है, तो बेशक लेते रहें। मतलब आपने कोई एक एलिमेंट ले लेना है A, किसे लेना है, G से। वो H में है तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। तो आपने एक एलिमेंट ले लिया A G से, और फिर उस एलिमेंट को क्या करना है, उस एलिमेंट को इस H के एलिमेंट के साथ लेफ़्ट राइट साइड पे उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें। जो भी इस तरह के जितने भी एलिमेंट होंगे उनको कलेक्ट कर लें, तो कलेक्ट करके एक नया सेट बन जाएगा, वो सेट भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। यानी सिंपली आपने ये याद रखना है, ऐसा लिखा हो AH A इन्वर्स जो है, ये याद रखिएगा ये सब ग्रुप होता है। लेकिन इस केस में जब ये जो दरमियान वाला H है, ये जो H है ये सब ग्रुप हो, तो अगर H सब ग्रुप हो तो ये चीज़ भी सब ग्रुप होती है। तो इसको बेशक आप इसको ज़हन में रखें। 5वां पॉइंट है यूनियन नीड नॉट टू बी ग्रुप। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनियन जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि ग्रुप हो, ये बात आपको क्लियर हो।
तो अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन ये हुआ कि अगर यूनियन जो है वो नीड नॉट टू बी अ ग्रुप, कि यूनियन जो है वो ज़रूरी नहीं होता कि ग्रुप होगा। अगला पॉइंट है यूनियन इज़ अ ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़, दो सब ग्रुप का यूनियन लो तो वो सब ग्रुप आता है, यानी वो ग्रुप बनता है इसी सूरत में जब अगर सपोज़ के और एच दो सब ग्रुप है किसके, जी के, किसी ग्रुप जी के और एच दो सब ग्रुप हैं तो उनका यूनियन लोगे तो फिर भी सब ग्रुप आएगा अगर जो के है वो सबसेट हो एच का या एच सबसेट हो के का। इसको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि सपोज़ के मुझे को कहता है कि ये के एक सेट है, सपोज़ इसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद है सपोज़ ए बी सी, और मेरे पास एच कोई सबसेट है उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो अब मुझे को कहता है कि ये भी सब ग्रुप है ये भी सब ग्रुप है, मुझे कह दिया गया है कि दोनों सब ग्रुप हैं। तो अब वो पूछता है क्या इनका यूनियन लूँ तो सब ग्रुप आएगा, तो डेफिनेटली जब यूनियन लूँगा तो जो बड़ा आएगा वही आएगा आंसर, बड़ा मीन ए बी सी डी आएगा। तो वो तो पहले से दिया हुआ था कि सब ग्रुप है, तो सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका मतलब है कि के जो है वो सबसेट है एच का, के जो है वो सबसेट है एच का। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि याद रखिएगा कि दो सब ग्रुप का यूनियन कभी भी कोई ज़्यादा मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो सब ग्रुप हो, लेकिन अगर दो सब ग्रुप का आप यूनियन लें तो वो ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बनने का मतलब होता है कि ये नहीं कि बड़ा ग्रुप बन जाएगा, मतलब ये कि वो कोई ना कोई ग्रुप होगा, वो तब होगा अगर के सबसेट हो एच का या एच सबसेट हो के का। याद रखिएगा एच और के क्या हैं, किसी ग्रुप जी के सब ग्रुप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो लिखा होता है जी इज इक्वल टू ई ए बी, ई ए बी सी, ये जो होता है ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप को कहा जाता है कैलन फोर ग्रुप। याद रखिएगा ये कैलन ने बनाया है और इसको कैलन फोर ग्रुप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है और इसके अंदर क्या खूबियां हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कैलन फोर ग्रुप ये होता है कि जैसे ई ए बी सी है तो ई ए बी सी को गौर से आप देखें तो इसको वैसे नहीं ई ए बी सी को कैलन ग्रुप कहना शुरू कर देते हैं, वो कैलन ने जो रूल बताए हुए हैं जिनके तहत ये ग्रुप है तो उसको फॉलो करके ये ग्रुप है। तो आपने वो रूल सीख रहे हैं। रूल क्या है? रूल ये है कि कैलन ने हमें ये बताया कि अगर हमारे पास ई ए बी सी लिखा हो तो इसे ग्रुप शो करना हो तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम एक डॉट डाल लें, इधर ई ए बी सी और इधर ई ए बी सी। याद रखिएगा डॉट का मतलब कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ये बड़ी बात आपको क्लियर रहनी चाहिए कि ग्रुप के अंदर हमेशा ये नहीं होता कि ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई है। ये ग्रुप का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि उनके दरमियान कोई ऑपरेशन हो रहा है। मसलन मैं कहता हूँ 2 स्टार 2 इक्वल टू 1, तो दैट्स मीन के 2 स्टार 2 इक्वल टू 1 मीन के कोई काम हुआ और आंसर 1 आया। मतलब जो ग्रुप है वो लॉजिकल मैथमेटिक्स का मोहताज नहीं है। हाँ, उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो हम डेली लाइफ में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसके मुताबिक यूज़ करें या हमने खुद अपने लिहाज से उसे डिफ़ाइन किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए वो डिपेंड करता है कि हमारी डेफिनेशन पे। तो ये असल में जो पेयर मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट ही इसीलिए हुआ है कि मैथमेटिक्स को जो हम अप्लाइड मैथमेटिक्स को जिस तरह स्टडी करते हैं उसके कुछ रूल और कुछ हैं स्टैंडर्ड रूल्स हैं। पेयर मैथमेटिक्स के कोई स्टैंडर्ड रूल्स नहीं होते। इसका टेक्निक ये होती है कि जो मसलन मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए अपनी एक अलग से एक वर्ड क्रिएट करूँगा, मैं उसके लिए कुछ अपने रूल बनाऊँगा और मेरे रूल के अंदर अंदर वो चीज़ क्या करनी चाहिए, उस चीज़ को होल्ड करना चाहिए। मतलब ये कि इसका मतलब है जो मेरी बात है वो मैं दूसरे तक अगर पहुँचाना चाहता हूँ तो मैं उसको अपने रूल से पहुँचाऊँगा, लेकिन वो मेरे फ्रेम और मेरे नेटवर्क के अंदर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो मतलब ये कि यहाँ पे मैं स्टार डालूँ या डॉट डालूँ, इसने हमें ये बताया कि ई को ये तो आइडेंटिटी को शो कर रहा है। दूसरी रो में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए, और लेकिन यहाँ पे इसने बताया कि ए इंटू ए ई होता है, ए इंटू ए ई होता है। उसने कहा है कि आपने ए इंटू ए ई आ जाएगा और फिर ए इंटू बी को इस फुटबॉल के मुताबिक देख लें, यानी ए इंटू बी को आपने सी रखना है और फिर ए को सी से रखना है। तो ए को सी तो ये उल्टा आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं रखना, आपने ए सी भी आया तो फिर भी बी रखना है। तो आप समझ गए होंगे कि कैलन फोर ग्रुप को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। डिफ़ाइन ऐसे किया गया है
कि आपने जब ए बी आएगा तो सी रखना है, या फिर बी ए आया फिर भी सी रखना है, माइनस वगैरह का कोई ख्याल नहीं रखना इसमें। तो ये बेसिकली है कैलन 4 ग्रुप। और इस रूल के मुताबिक आप इस टेबल को बनाएं तो आपको टेबल के अंदर नज़र आएगा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस ग्रुप का हिस्सा ना हो। होप सो कि आप इसको समझ चुके होंगे। चूँकि ये एक पॉपुलर ग्रुप है तो हम इसलिए इसके ऊपर बात कर रहे थे, ये हर स्टूडेंट को पता आना चाहिए। तो कुछ हमने बातें की हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सब ग्रुप के लिहाज से। ग्रुप के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, और आगे जाके इस वीडियो में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो में इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होती, लेकिन ये स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग एकेडमी का हिस्सा हैं और ऑनलाइन उन्होंने मुझे पेमेंट तक की हुई है इसको सीखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है ताकि आपको कल पेपर में कोई मसला ना आए। और मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस इसीलिए कर रहा हूँ कि मैंने देखा है और मैंने कुछ स्टूडेंट्स से मैं मिला भी हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप थ्योरी का पोर्शन है वो ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि वो 2 बार जो है बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का ग्रुप थ्योरी का कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास है, यहाँ पे हम बात करने लगे हैं साइक्लिक ग्रुप की। अब स्टूडेंट सवाल पैदा होता है कि हम जानना चाहते हैं कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। तो भाई हमें ग्रुप का तो पता, लेकिन साइक्लिक ग्रुप का क्या मतलब। तो याद रखें कि बेसिकली साइक्लिक ग्रुप भी ग्रुप ही होता है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप में एक एक्स्ट्रा खूबी होती है। वो खूबी ये होती है कि वो सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो एक साइक्लिक ग्रुप को ग्रुप भी कहते हैं तो ठीक है, लेकिन साइक्लिक ग्रुप में खूबी ये होती है कि वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। मैं कुछ बहुत सारी ख़ास बातें यहाँ पे करूँगा, शायद वो यहाँ लिखी हुई भी ना हो, लेकिन आपने तवज्जो से सुननी है, नोट कर लेनी है। याद रखिएगा कि जिस एलिमेंट से साइक्लिक ग्रुप बनता है उसको जनरेटर कहते हैं, यानी उससे जनरेट होता है। और उसकी एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। याद रखिएगा कि एक ग्रुप के अंदर कम से कम 2 जनरेटर तो होते ही होते हैं। आर ग्रुप के अंदर कम से कम 2 जनरेटर होते ही हैं। पता है कैसे? वो इस तरह 2 से ज़्यादा भी शायद हों, लेकिन 2 लाजमी होते हैं। वो एक वो वाला जनरेटर जो आपको पता है, यानी जिससे वो जनरेट हुआ, और एक वो जो उसी का इन्वर्स होता है। यानी मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे गौर से देख रहे हैं कि मुझे ये एक ग्रुप दिया हुआ है जी, ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये जो ग्रुप दिया हुआ है इसका जनरेटर क्या है? तो मैं कहता हूँ कि इसका जनरेटर आयोटा है। क्यों? कि आयोटा की पावर जब मैं 1 लेता हूँ तो मेरे पास आंसर 1 आयोटा आता है। आयोटा की पावर 2 लेता हूँ तो इसका आंसर -1 आता है। और आयोटा पावर 3 लेता हूँ तो इसका आंसर वापस मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। और जब मैं आयोटा पावर 4 लेता हूँ तो मेरे पास आयोटा आंसर आ जाता है, तो सॉरी 1 आ जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, आपने इसकी पावर को चेंज करते गए, यानी कि आयोटा की पावर को आपने बढ़ाते गए, तो आपके पास जो एलिमेंट आते गए उनसे ये ग्रुप बन गया। अब इसका मतलब ये है कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका आर्डर कितना है? 4 है। 4 मीन के इसको जो है ना, हमने 4 तक जाना है। मीन के ये 4 तक एलिमेंट जनरेट कर देता है। अगर आप 4 से आगे जाओगे, 5 पे जाओगे, तो फिर वही आंसर दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, 6, 7, 8। तो इसलिए इसका मैक्स 4 ही इसका आर्डर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो अब आपको ये कहा गया कि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि उसके अंदर एक जनरेटर होता है। जनरेटर इसका क्या है? आयोटा इसका जनरेटर है। इसका क्या है? आयोटा इसका जनरेटर है। तो आयोटा की पावर 1 ली तो ये आया। इसका मतलब है एक आयोटा से ये जनरेट हो जाता है। और इसको हम यूँ लिखेंगे, G = आयोटा, ऐसे लिख देंगे। यानी कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है और इसको इतना बड़ा लिखने के बजाय आप इस तरह एंगल्स ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो फिर ये ठीक है, क्योंकि हमें खुद बाद में इसमें 1 2 3 4 पुट करके इसको ये हम बना सकते हैं। और कहाँ तक लेके जाएंगे? वहाँ तक कि ये रिपीट होना शुरू हो जाए। तो रिपीट होने वाला ख़त्म कर देंगे तो वो, इसका मतलब है कि इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। अब आपका सवाल ये है कि सर आपने ये कहा कि इसके 2 जनरेटर कैसे हैं, तो मिनिमम 2 जनरेटर कैसे हैं? तो वो इस तरह हैं कि आप देखें, ये चूँकि मैंने आपको बताया कि अगर आयोटा इसका जनरेटर है तो जो कोई भी आयोटा का इन्वर्स होगा वो भी इसका लाजमी जनरेटर होगा। तो चेक करते हैं कि आयोटा का इन्वर्स क्या है। आयोटा का इन्वर्स बेसिकली माइनस आयोटा है। अक्सर आपसे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है इन्वर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वर्स वो होता है जिसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी दे। आपको पता है कि आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो वो
आइडेंटिटी देता है। कैसे? आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्केयर। तो माइनस आयोटा स्केयर जो है ना वो क्या हो जाता है +1। तो इट्स मीन कि इसका इन्वर्स माइनस आयोटा है। अब हम चेक करते हैं क्या माइनस आयोटा भी इसका जनरेटर है। तो अब आप ऐसे करेंगे कि माइनस आयोटा इसकी पावर लेंगे 1, तो ये आपको आएगा माइनस आयोटा, फिर आप माइनस आयोटा की पावर 2 ले लें तो ये आपको दे देगा जो भी है माइनस आयोटा पावर 3 ले लें और माइनस आयोटा पावर 4 ले लें। आप चेक करें तो यही आते हैं, यही दोबारा आ जाते हैं। तो दैट्स मीन कि हमें ये समझ आई कि इसका मतलब है इसके 2 जनरेटर हैं, एक आयोटा है और एक आयोटा का इन्वर्स जो है जो कि माइनस आयोटा है वो इसका जनरेटर है। तो इसके आपने क्या सीखा कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इसको एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट क्यों लिखा जाता है और इसकी डेफिनेशन में एक लाइन लिखी जाती है, वो क्यों लिखी जाती है उसके मकसद भी समझें। ओके, तो वो लाइन आप देख ले यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ वो कैसे लिखनी है। देखें, मैं इसी लाइन को अगर लिखता हूँ, इस जी ग्रुप को मैं यूँ लिख दूँ कि जी इज़ इक्वल टू आयोटा, तो ये है। और दूसरा तरीका है मेरे पास लिखने का कि मैं इसको लिख दूं कि जी इज़ इक्वल टू आयोटा और ये आगे नुक्ते डाल लेता हूं और साथ में लिख देता हूं कि आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। ये तो इससे मुझे एक तो आसानी हो जाती है कि मुझे फ़ौरन से समझ आ जाती है कि इसका तो मतलब ये कि ये भी लिखने का तरीका है और ये ज़्यादा बेस्ट इसलिए है कि यहाँ पे कम से कम मुझे उसके आर्डर का भी पता चल जाता है, उसके आर्डर का भी पता चल जाता है। जो इसके हाईएस्ट पावर है वो मुझे क्या दे रही है 1। तो ताकि जो रीडर होता है उसको आसानी हो जाती है कि उसको पता चल जाता है कि मैंने आयोटा की जगह 1 2 3 4 ही रखना है। तो दोनों लिखने के तरीके हैं लेकिन नीचे वाला ज़्यादा बेस्ट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने आपको ये बात भी समझा दी है जिसको हमने कैले ग्रुप कहा, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन बता दी, इसको लिखने का तरीका बता दिया। अब स्टूडेंट आपने देखना ये है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज़ साइक्लिक। क्या मतलब कि आपने कोई साइक्लिक ग्रुप लेना है, उसका सब ग्रुप लें। अब याद रखिएगा एक होता है सब सेट की बात नहीं कर रहा मैं। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है। एक बात ये ज़हन में रख लें। अगला सवाल है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एबिलियन, कि साइक्लिक ग्रुप जो मर्जी हो उसके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेशक ना लगाओ वो एबिलियन होता है। जैसे आपसे को पूछे कि ये जो सेट है जी क्या ये एबिलियन है, तो आपको अगर पता है कि ये साइक्लिक है, वाकई ये साइक्लिक है, तो आप इसका मतलब है ये एबिलियन भी है। साइक्लिक क्यों है मैंने बताया, आयोटा से जनरेट हो जाता है। तो एवरी साइक्लिक ग्रुप जो है वो क्या होता है। यहाँ तक आपके ये पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट आगे, हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे ये कहा जाता है कि जी जो है साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन आर्डर है। समझिएगा इस बात को। और मैं आर्डर के लिहाज से बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी मैं बताने जा रहा हूँ, वो बड़े ख़ास क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट को असल में हम यहाँ पे सेट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे होते हैं। अगर आपको असल में स्टूडेंट को सबसे मेन इशू ये होता है कि जब हम ग्रुप थ्योरी की स्टडी करते हैं तो हमें ये नहीं बताया जाता कि ये हम क्यों कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी पेयर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमें रीज़न नहीं पता होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट चीज़ों को याद करने की कोशिश करता है और उसको वो टॉपिक मुश्किल लगता है। लेकिन हकीकत में चूँकि मुझे ये बात क्लियर है कि ग्रुप थ्योरी है क्यों, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। तो उसके अलावा मैं नेक्स्ट कोई ऐसी वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बावर करवाने की कोशिश करूँगा कि ये पेयर मैथमेटिक्स है क्यों और ये शुरू क्यों हुआ और ये क्या अप्लाइड से ज़्यादा ज़रूरी है या फिर मतलब उसकी ज़्यादा अहमियत है या इसकी ज़्यादा अहमियत है, और क्या हम इसके बगैर भी मैथमेटिक्स को मतलब इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसका क्या इस्तेमाल है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे तो जी है इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन आर्डर। तो यानी कि इसका मतलब है जी कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसका आर्डर इवन है, और उसकी एग्जांपल वही है जैसे मैंने आपको अभी दी, चूँकि जी इज़ इक्वल टू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट में डालता हूँ हमेशा सेट वाली ब्रैकेट डालता हूँ, चूँकि ग्रुप होता ही सेट है तो आपको पता है ना, तो इसलिए यही ब्रैकेट डाली जाती है, कोई और ब्रैकेट नहीं है। तो ये जो जी जो सेट है, अब इसका आर्डर क्या है इवन मीन इसके अंदर एलिमेंट की तरह 4 है, इसके एलिमेंट की तरह 6 हो 8 हो 10 हो 2 हो, तो ये सारे जितने भी आर्डर होते हैं ये इवन होते हैं। तो यह तो आपको समझ आ गई होगी पहली लाइन की। ओनली वन सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2 इन जी, तो वो कहता है कि इसके अंदर एक सब ग्रुप होगा और वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा जिसका आर्डर 2 होगा। अब ये बहुत ख़ास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के, तो आपको उस वक्त समझो, यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद 2 हो,
4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14, 16, जितने इवन में जितने मर्जी हो, वो जो ग्रुप है उसके अंदर एक ऐसा सब ग्रुप लाजमी मौजूद होता है और वो होता भी एक ही है जिसका आर्डर 2 होता है। तो ये बात आपको समझो, बस इसको ज़हन में रखिएगा। उसके बाद है ओनली वन सब ग्रुप आर्डर 2 इन जी, ठीक है। फाइंड ऑल सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 12। ये क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है और ये जो होता है ना साइक्लिक ग्रुप के, और वो पूछा भी हमेशा साइक्लिक ग्रुप से जाता है। वजह क्या होती है इसकी? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है, एक ही तरह के वो जो टीचर होते हैं पेपर बनाने वाले, वो एक ही तरह का क्वेश्चन उठा के दे देते हैं बार बार, वो साइक्लिक ग्रुप के लिहाज से आई डोंट नो क्यों देते हैं, चूँकि लेकिन ये है कि आपसे पूछा जाता है ये। तो ये एक भी हो तो काफ़ी होता है अगर स्टूडेंट को समझ हो। देखें, आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका आर्डर कितना है, कुछ भी है, आपने चूँकि जनरल इसको समझना है। तो मसलन मेरे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, उसका आर्डर 10 है, 12 है, 13 है, 15 है, 17 है, कुछ भी है, मेरे पास ऐसा कोई साइक्लिक ग्रुप है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके पॉसिबल सब ग्रुप कितने बनेंगे, और आपको पता है कि साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो भी साइक्लिक होते हैं। अब हमारे लिए साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप ढूंढना चूँकि आसान होता है और उनका स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, तो इसलिए साइक्लिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आम ग्रुप दिया होता है ना, जैसे मुझे कोई ग्रुप दे के कहे कि बताओ इसके सब ग्रुप कितने हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप सब ग्रुप एक्यूरेट तो एकदम नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि कम से कम इससे कम ही होंगे, ये बता सकते हैं आप। अच्छा जी, ये तो चले सवाल डन हो गया। अब अगला सवाल हमारा शुरू होता है कि साइक्लिक ग्रुप का हमें एक्यूरेट पता होता है, इसलिए सवाल लाजमी पूछा जाता है, और उसमें भी आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आम ग्रुप में भी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में कि आपने कैसे इनको हैंडल करना है। तो अब स्टूडेंट हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है कि आर्डर 12 है। अब आपने पता है क्या करना है, आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर 12 है, तो आप ये करें कि 12 को डिवाइज़र ढूंढें। 12 के डिवाइज़र है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इसका मतलब है कि ये इसके डिवाइज़र है। डिवाइज़र मीन 12 को क्या क्या डिवाइड करता है? 12 से छोटा है, 12 से बराबर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 12 को डिवाइड करती हैं? एक 1 है, 2, 3, 4, 5, 6। तो कोई आपसे सवाल पूछेगा कि आप बताएं कि एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर 12 है, बताओ उसके पॉसिबल सब ग्रुप कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे 6 बनेंगे। आपको कैसे पता? उसके डिवाइज़र 6 हैं। फिर इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूँ कि एक ग्रुप है जिसके साइक्लिक ग्रुप है, उसका जो आर्डर है वो 18 है, बताओ कि उसके पॉसिबल सब ग्रुप कितने बनेंगे? तो आप 18 के साथ ढूंढें एलिमेंट्स। जैसे 18 के डिवाइज़र होंगे 1 भी, 2 भी, 3 भी 18 को डिवाइड कर रहा है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 करता है, और फिर 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 करेगा, और 9 के बाद फिर 18 खुद आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है 18 के डिवाइज़र की तादाद और 12 के डिवाइज़र की तादाद एक जितनी है। हाँ, मैं थोड़ा सा और मज़ीद इसके बारे में बता देता हूँ कि याद रखिएगा कि इसके आपसे ये पूछा जाए। अब एक सवाल तो आपका हो गया कि अगर आपको कोई सब ग्रुप का साइक्लिक ग्रुप का आर्डर दिया हो तो आपसे पूछा जाए उसके सब ग्रुप कितने बनते हैं, आप बता देते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा सब ग्रुप बताओ जिसका आर्डर जो है, यानी जिसका आर्डर 6 है, अगर जो 6 आर्डर का जो सब ग्रुप है उसको लिख के दिखाओ। ये तो मैं आपको बता दूं कि याद रखो कि जो पहला आपका सब ग्रुप होगा जिसका आर्डर 6 होगा, नहीं जिसका आर्डर 1 होगा, जिसका आर्डर 1 होगा तो उसको आप लिखेंगे a की पावर 12, यानी कि उल्टा लिखा करेंगे। बात को समझिएगा इसको। आर्डर 1 मीन के जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो। अब H2 क्या बनेगा? H2 यूँ बनेगा, आपने H2 का मतलब होगा कि आखिर से 2 एलिमेंट लेने हैं, एक लेंगे A12 और दूसरा लेंगे A6। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि H3 क्या होगा, तो आप आखिर से 3 एलिमेंट ले लें तो वो बनेंगे A12, A6 और A4। अब आपसे को पूछे कि ये A3 है ना, मुझे कोई कहता है A5 लिखो, क्या होगा? तो मैं कहूँगा A5 मीन आखिरी 5, मतलब आखिरी 5 मीन A की पावर 12, फिर A की पावर 6, और फिर मैं लूँगा A की पावर 4, और फिर मैं लूँगा A की पावर 3, और फिर उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? A की पावर 2 आ जाएगा मेरे पास। ये
अब आप इसको अगर समझते हैं तो आपको ये बात की समझ आ जाएगी कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो A⁻12 है, इन सब में A⁻12 जो है वो आइडेंटिटी को शो कर रहा है। ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया कि जो साइक्लिक ग्रुप होता है उसका जो सब ग्रुप होते हैं वो आराम से हम बता देते हैं कि साइक्लिक ग्रुप का ये सब ग्रुप है। तो एक तो ये आपको पता है, उनकी तादाद कितनी है आपको ये पता है, साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर को लिखा कैसे जाता है, जनरेटर होता क्या है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। और साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप जो होता है वो भी साइक्लिक होता है, साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो हमेशा अबिलियन होता है। ये हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ा है। और इसी तरह हमने ग्रुप भी पढ़ लिया है, साइक्लिक ग्रुप भी पढ़ लिया है और सब ग्रुप भी हमने स्टडी कर लिया। और ये एक स्पेसिफ़िक कोर्स से मैंने मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है उसमें से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद जो मेरी ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स होंगे वो मास्टर लेवल के होंगे, यानी कि उनके ऊपर मज़ीद डीपली जाके मैं बात भी करूँगा। लेकिन 90% तो यही कुछ होगा, 10% उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स यानी कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मास्टर ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती, मास्टर लेवल पढ़ाई जाती हैं, वो उसमें आ जाएंगी। तो होप्स हो कि आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी। लास्ट पे एक क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन जो कि मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा है जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने अपलोड किया था, तो वो क्या है। और मेरा एक और क्वेश्चन रह गया है जिसमें आपको कुछ सवाल दिए हों पिछले वीडियो लेक्चर में जो आपने देखा है कि उसमें हमें क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, किस तरह के MCQs होते हैं, हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, उसका बताना बाकी है। तो वो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। इसी वजह ये कि ये वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट क्लियर कर लें कि मेरे पास जो G दिया हुआ है उसके अंदर अगर एलिमेंट्स जितने भी हैं, G कोई ग्रुप है और उसके अंदर एलिमेंट जितने भी हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 जितने भी हैं, ओके। अब ये बात क्लियर है कि G कोई क्या है, ग्रुप है और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। अब उन एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका आर्डर जो है वो आड है। यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपके पास एक ग्रुप है, उसके अंदर 10 एलिमेंट हैं। उन 10 एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऐसा है कि जिसका आर्डर आड है। सपोज़ एक एलिमेंट है C, उसका आर्डर 3 है या उसका आर्डर 5 है, ऐसा आर्डर है। तो फिर हम कहते हैं कि अगर ऐसा है, यानी कि उसके अंदर ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है जिसका आर्डर आड है, तो फिर लाजमी तौर पे उसी ग्रुप के अंदर एक और एलिमेंट मौजूद होगा जिसका स्क्वायर लेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। यानी ये बात मैं कहना चाहूँगा कि यानी आपके पास एक ग्रुप दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट है जैसे XYZ, ज़रूरी नहीं है 3 ही है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब उनमें से एक एलिमेंट है सपोज़ Y। अब Y का आर्डर आड है, आड मीन कि कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1, 3, 5, 7 ऐसा कोई है जिसका आर्डर आड है। अब आपने करना ये है कि इसका अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर उसी से ग्रुप के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होगा, जैसे कि सपोज Z है, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो Y बन जाएगा, मीन वो वाला एलिमेंट बन जाएगा जिसका आर्डर 8 था। तो ये जो है ना, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने लास्ट वाला 14 वाला पॉइंट ये लिखवाया था। तो आपको अगर क्लियर नहीं था तो फिर भी आप दोबारा से भी पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को बार बार देखें जब तक कि आपकी ग्रुप थ्योरी जो है वो अच्छी ना हो जाए। और थोड़ा सा आपको इसमें डिफ़िकल्ट लगता होगा क्योंकि एक वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जो होता है टॉपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क होता है। तो इसलिए ये है कि आप लोग इसे नोट लाजमी करें और नोट करने के बाद जब समझोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी। अदरवाइज़ इसे देखते ही रह जाएंगे आप। थैंक यू वेरी मच।